हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनपीएल यानी कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की तरफ से निकलने वाले रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि आपका सीएसआईआर के अंतर्गत आता है। परमानेंट जॉब है, यहाँ पर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए निकला हुआ। डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कौन कौन से लोग एलिजिबल है, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, क्या है फ़ी, क्या है आपका एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है, सारा कुछ के बारे में। सो देख सकते हैं ये आपका रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2022 है, जो कि आज की डेट पर निकला हुआ है। अब यहाँ पे जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है आपको आईटीआई वालों के लिए। आईटीआई में डिफरेंट ट्रेड्स हैं, यहाँ पे टोटल 15 ट्रेड्स है जिसको एलिजिबल किया गया है, और सारे ट्रेड्स को मिला के टोटल 79 वैकेंसी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पे लेवल, यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 2 का रहने वाला है, जो कि आपको सैलरी 30,000 के आसपास आपको सैलरी मिल जाएगा। एज लिमिट जो आपका मैक्सिमम 28 ईयर्स रखा गया है। पहले यहाँ पे कौन कौन से क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको कैसे कैसे कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला जो आपका वैकेंसी वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए टोटल 17 वैकेंसी है। 10th के बाद अगर आपने 2 साल का आईटीआई किया है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अब यहाँ पर एक और क्वालिफिकेशन है और एक और है, मतलब कि टोटल 3 क्वालिफिकेशन को और करके ऐड किया गया है। सेकंड और थर्ड के बारे में बता दूं तो सेकंड वाला आपका ये है कि अगर आपने 10th के बाद 2 साल का अप्रेंटिसशिप किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। और थर्ड वाला जो आपका अगर आपने 10th के बाद 3 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। तो नॉर्मली जो रहता है आपका 10th के बाद 2 साल का अगर आपके पास आईटीआई है इस ट्रेड में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अब नीचे यहाँ पे डिस्कस कर लो सेकंड जो आपका इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 17 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल में है। अब यहाँ पे आपको जो मांगा गया है, आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई मांगा गया है, 2 साल का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। बाकी सेम चीज़ आपका सेकंड और थर्ड वाला सेम रहने वाला है, 2 साल का आपको यहाँ पे अप्रेंटिस या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस, तो ये क्राइटेरिया सेम रहने वाला है। मैं आपको सिर्फ पर जो ऊपर ट्रेड से जो अलग रहने वाला वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट बात करें थर्ड नंबर, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में टोटल 11 वैकेंसी है। अगर आपने 10th के बाद आईटीआई किया है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में 2 साल का, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। नेक्स्ट उसके बाद बात कर ले तो यहाँ पे कंप्यूटर में यहाँ पे टोटल 11 वैकेंसी है। अगर आपने कंप्यूटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड यानी कि कोपा में अगर आपने आईटीआई किया 2 साल का, आप यहाँ पे एलिजिबल है। उसके बाद बात करें फिफ्थ नंबर का, तो फिटर में टोटल 5 वैकेंसी है। यहाँ पे अगर आपने आईटीआई किया है फिटर ट्रेड में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट बात करें ड्राफ्ट्समैन सिविल, तो ड्राफ्ट्समैन सिविल में अगर आपने आईटीआई किया हुआ है 2 साल का, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले, टोटल 4 वैकेंसी है। नेक्स्ट बात करें तो वेल्डिंग में अगर आपने वेल्डर या फिर वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक ट्रेड में अगर आपने आईटीआई किया है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले, टोटल 4 वैकेंसी है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे मशीनिस्ट में यहाँ पे टोटल 3 वैकेंसी है। आईटीआई अगर आपने 2 साल का मशीनिस्ट ट्रेड में किया, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का, तो यहाँ पर अगर आपने ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ट्रेड में किया है 2 साल का, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। वैकेंसी यहाँ पे एक है, सिंगल है, जो कि यूआर में है। नेक्स्ट बात करें टूल एंड डाई मेकर, यहाँ पर अगर आपने टूल एंड डाई मेकर में या डाई एंड मोल्ड्स में आपने अगर आईटीआई किया है 2 साल का, आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले। सिंगल वैकेंसी है जो कि यूआर में है। उसके बाद बात करें यहाँ पे डीजल मैकेनिक, तो अगर आपने डीजल मैकेनिक ट्रेड में या फिर मैकेनिकल डीजल इंजन ट्रेड में आईटीआई किया 2 साल का, आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। एक वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में। उसके बाद बात करें टर्नर में अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले, एक वैकेंसी यूआर कैटेगरी में। नेक्स्ट बात करें सीट मेटल में अगर आपने आईटीआई किया हुआ है सीट मेटल वर्कर में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले, एक वैकेंसी यूआर कैटेगरी में। उसके बाद बात करें आपका ग्लास ब्लोअर, तो ग्लास ब्लोअर ट्रेड में अगर आपने आईटीआई किया है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, यहाँ पर भी एक वैकेंसी यूआर कैटेगरी में। लास्ट की बात करें तो लास्ट आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, यहाँ पर अगर आपने मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड में आईटीआई किया हुआ है, आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं, एक वैकेंसी यूआर कैटेगरी में। अब बात कर ली यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, आपका पैटर्न क्या होने वाला है, फ़ी वगैरह के बारे में, तो नीचे देख सकते हैं आपको सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। मैं आपको डिटेल में जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, तो मेथड ऑफ सिलेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिटर्न के बेसिस पे होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा, तो ट्रेड टेस्ट मेंशन किया गया था। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन द कॉम्पिटिटिव रिटर्न एग्जामिनेशन। जो फाइनल मेरिट आपका बनेगा वो आपका रिटर्न के बेसिस पे बनेगा, बट ट्रेड टेस्ट आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, जो कि आपको क्वालिफाई करना होगा रिटर्न के बाद। अब ट्रेड यहाँ पे आप बात करें रिटर्न के एग्जामिनेशन का, तो रिटर्न एग्जामिनेशन आपका ओएमआर या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है, सीबीटी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आएंगे आईटीआई से रिलेटेड आएंगे, और आपका जो नॉन टेक्निकल रहेंगे उससे भी रिलेटेड आएंगे। टोटल आपको 150 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे 30 मिनट का। अब उसको डिवाइड किया गया, यहाँ पे देख सकते हैं
आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के फॉर्म में। पेपर 1 आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा जो कि 50 क्वेश्चन का रहने वाला है आपका, और ये 100 मार्क्स का होगा। पेपर 1 में आपका नेगेटिव नहीं रहेगा, बाद बाकी जो भी पेपर है उसमें नेगेटिव रहेगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे नेगेटिव किस में है और किस में नहीं है। अब जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है उसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस आएंगे, देन क्वांटिटिव एप्टीट्यूड्स आएंगे, देन रीजनिंग्स आएंगे, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन सिचुएशनल जजमेंट एटसेट्रा से क्वेश्चंस आएंगे। तो अच्छी बात है, डिटेल में आपको बता दिया गया है। उसके बाद बात करें पार्ट 2, तो पार्ट 2 में यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश से आपका 25 क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपका नेगेटिव रहेगा। नेक्स्ट बात करें आपका पार्ट 3, तो पार्ट 3 में आपका कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि जो भी ट्रेड से आप अगर ITI किए है उस ट्रेड से आपका 50 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पर भी आपका नेगेटिव रहने वाला है। अब तीनों के लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन अलॉट किया गया, पार्ट 1 के लिए 1 आवर, पार्ट 2 के लिए 30 मिनट्स, पार्ट 3 के लिए 1 आवर। तो ये चीज़ चेक कर लीजिएगा। अब अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, अप्लाई आपको ऑफलाइन मोड पे करना है, तो ये आप देख लीजिएगा। ऑफलाइन में आपको जैसे बोला गया है एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। पेमेंट भी आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करना है। तो अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पहले ही प्रायर यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, क्योंकि आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा बैंक के थ्रू, और उसके बाद आपको इसको सेंड भी करना होगा आपको पोस्ट के थ्रू। यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट एड्रेस दिया गया है, बाय पोस्ट टू द कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी डॉक्टर KS कृष्णन मार्ग न्यू दिल्ली 110012। इस एड्रेस पर आपको भेजना रहेगा। और आपको यहाँ पे जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी नेशनल बैंक में बन सकता है, जो कि 3 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए। फेवर ऑफ डायरेक्टर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी पेएबल एट न्यू दिल्ली इज़ टू बी सेंट इन द एनवेलप सुपरस्क्राइबिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका उसमें डिमांड ड्राफ्ट भी आपको रहना चाहिए। जो डिमांड ड्राफ्ट आप बनाएंगे 100 रुपीज़ आपको फ़ी लगने वाला है जनरल कैटेगरी के लिए। और आप देख सकते हैं जिसका एग्जाम्पशन रहेगा वो अपना चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो आपको एप्लीकेशन भेजना है ऊपर में आपको एनवेलप पे वो आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन। अब जो भी टेक्नीशियन 1 लिखना है, और पोस्ट कोड के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो पोस्ट कोड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट कोड आप वहाँ पे लिख दीजिएगा। पोस्ट कोड कहाँ से मिलेगा आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी पोस्ट है यहाँ पर आपको पोस्ट कोड दिखा है ऊपर में G215, तो ये आपका पोस्ट कोड है, चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपको ये मेंशन करना है। अब करना क्या, आपको एक फॉर्म दिया गया है। सो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म है एक, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्म है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको आपको फिलअप करना है, फ़ोटो वगैरह जैसे बोला गया जो चीज़ वो आपको एग्जैक्ट यहाँ पे फिल कर लेना है, फ़ोटो वगैरह चिपका लेना है, और जो डिटेल्स मांगा गया इसको फिल कर लेना है। अब इसके बाद करना क्या है, इसको आपको जो डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको ऑफिस यूज़ के लिए, इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना और ये सब आपको फिल करना है। अब इसके साथ आपको एनक्लोजर डॉक्यूमेंट्स लगाना है, जेरोक्स सेल्फ अटेस्टेड। अब जेरोक्स सेल्फ अटेस्टेड क्या क्या रहना चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका फोटोग्राफ रहना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी बोला गया है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, मैट्रिक का मार्कशीट और डेट ऑफ बर्थ के रूप में कंसिडर किया जाता है। उसका देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपका सेमेस्टर वाइज आया है, ईयर वाइज आया है, 10th हो गया या फिर आपको ITI हो गया, सारा का आपको जेरोक्स करना है यहाँ पर और अटैच कर देना है यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करके। उसका देख सकते हैं कास्ट है तो कास्ट का सेल्फ अटेस्टेड करके जेरोक्स देना, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का, नहीं है तो उसको छोड़ देना है। देन उसके बाद अगर आपका नीचे कोई भी अगर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है सबका आपको जेरोक्स, देन उसका आपको वहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड करना है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर एक चीज़ मेंशन किया गया, फोटोग्राफ के ऊपर में साइन नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉट टू बी साइंड अक्रॉस ऑन फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ के ऊपर साइन नहीं रहना चाहिए, तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। बाकी आपको नीचे सिग्नेचर रहना चाहिए फॉर्म में, तो जो फॉर्म में आपको नीचे सिग्नेचर बोला जाएगा यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर ये रहना चाहिए। बस यहाँ पे जो आपको फ़ोटो लगाने बोला गया इस फोटोग्राफ पे आपको साइन नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग चीज़ लिखा गया, आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन में लिखा गया है यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, आपको रहना चाहिए अक्रॉस, आधा रहना चाहिए आपको फोटोग्राफ पर, आधा फॉर्म पर रहना चाहिए, जैसे आप करते हैं पैन कार्ड बनवाते टाइम वैसा। बट यहाँ पर आप चेक कीजिएगा नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पर आपको लिखा गया नॉट टू बी साइंड अक्रॉस ऑन फोटोग्राफ। तो ये चीज़ चेक कर लीजिएगा, ये कंफ्यूजिंग भरा चीज़ है कि आपको एक जगह लिखा जा रहा है कि साइन रहना चाहिए और एक जगह लिखा जा रहा है साइन नहीं रहना चाहिए। उसी तरह आप ऊपर में यहीं पर देखेंगे B नंबर पे, तो रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 एंड साइन अक्रॉस इन फुल। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में साइन करने बोला जा रहा है और यहाँ पे बोल्ड में लिखा जा रहा है नॉट टू बी साइंड अक्रॉस ऑन फोटोग्राफ। तो ये चीज़ चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर भी आपको साइन करने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर आपको चेक करने के बाद अगर कंफर्म होते हैं तो आप साइन कीजिएगा, जिस तरह से आप करते हैं यहाँ पर साइन करते हैं पैन कार्ड में उस तरह से आप साइन कर लीजिए, क्योंकि 2 जगह आपको दिया जा रहा है यहाँ पर साइन करने के लिए, यहाँ पर भी आपको बोला जा रहा है साइन करने, तो साइन करना ही बेनिफिट रहने वाला है आपको, आधा यहाँ पर और आधा नीचे। फेस पे नहीं रहना चाहिए,
बाद बाकी आप साइन कर सकते हैं जैसे पैन कार्ड पे करते हैं। तो ये चीज़ आप एक बार कंफर्म हो जाएगा। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो इनके कॉल करके इनके या ईमेल आईडी पे, उसके बाद ही आप फॉर्म भरिएगा। अब बात कर ले ऑफिशियल वेबसाइट का, तो देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे अनाउंसमेंट्स कॉलम में सबसे फर्स्ट पे आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, इंग्लिश पे क्लिक कीजिएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद उसके बगल में आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एलिजिबल है तो अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा, काफ़ी कम चांस मिलता है फ्रेशर्स को इस तरह का जॉब का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।